subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। आप लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो आज बच्चों हम लेकर आए हैं हैज हैव हैड का यूज़ ऑफ हैज़ हैव और हैड। तो आज इसके हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कोशिश करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं। तो आपको देखना है कि हैज़ हैव और हैड का यूज़ कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे किया जाता है। दरअसल हैज़ और हैव और हैड का जो माना होता है, जो मीनिंग होती है, उसका अर्थ होता है रखना। रखना किसी वस्तु का किसी के पास होना और या किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से संबंध होना। ऐसी जगहों पर, ऐसे वाक्यों में हम लोग हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो समझना ये है कि जो हैव होता है ये प्रेजेंट का होता है। जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो हम लोग हैज का यूज करते हैं, और हैव जो होता है ये भी प्रेजेंट में जब सेंटेंस होता है तब हैव का भी प्रयोग किया जाता है। और जो हैड होता है ये जब सेंटेंस पास्ट में होता है तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि हैज और हैव जब दोनों प्रेजेंट के हैं तो हैज और हैव का यूज कहाँ करेंगे। तो बस इसी को समझना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए तो मुझे लगता है कि आपको आगे कोई परेशानी सेंटेंस को बनाने में नहीं होगी। जो प्रेजेंट का ये हैव है, हैज है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो हैव है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और जो हैड है, तो हैड क्या है कि हैड जो होता है बच्चों ये पास्ट में आता है। जब कोई सेंटेंस पास्ट में हो तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा हमारा क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखें यहां पे, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा है ही, तो ही का सही जो माना निकलता है वो होता है वह। ही माने वह है। लेकिन इस तरह के जहां पर हैज हैव हैड का यूज होना होता है वहां पे वह का अर्थ कभी कभी होता है, लेकिन अक्सर इस तरह से देखा जाता है, कभी उसे भी आ जाता है या उसके पास भी आ जाता है। और सेंटेंस में जब उसके पास लिखा होता है तो समझ लेना है आपको कि हैज हैव हैड में से किसी का एक का यूज जरूर करना है। ऐसे ही ये पुल्लिंग के लिए होता है। और शी माने वह होता है, ये भी वह और उसे की हिंदी देता है, और इसके माने भी उसके पास होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। इट माने यह होता है। और ऐसे सेंटेंसों में जहां पर हैज हैव हैड के यूज होना है वहां पर कभी कभी इसे भी लिख के आता है या इसके पास लिख कर आता है। आई मीन मैं होता है, या मुझे भी होता है, या मेरे पास भी लिख कर आता है। वी माने हम होता है, हमें भी हो जाता है, हमारे पास भी लिख कर आता है। यू मीन तुम होता है, तुम्हें भी लिख जाता है कभी कभी, इसके माने तुम्हें भी हो जाता है। और ऐसे सेंटेंसों में तुम्हारे पास भी इसका अर्थ होता है। दे मीन वे होता है, या उन्हें होता है, या उनके पास होता है। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट को एक बार आप समझ लेंगे तो फिर होता क्या है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जैसे उसके की अंग्रेजी लिखना, जैसे मान लीजिए सपोज दैट लिखा है कि यह उसकी किताब है। क्योंकि जो हम लोग सेंटेंस अभी ये चल रहे हैं हैज हैव और हैड का जो यूज सीख रहे हैं, ये क्योंकि बेसिक ग्रामर के अंतर्गत है अभी इसके आगे हम लोग चलेंगे। आगे जिसका जो यूज होगा, फंक्शनल जो यूज होगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज हिज बुक। हिज की जगह हर भी हो सकता है। तो बच्चों के माइंड में ये सेटअप होता है कि जो उसकी या उसके है, जैसे तुम उसके भाई हो, तो
जनरली क्या सेंटेंस बनाते हैं, यू आर हिज ब्रदर, है ना। तो बच्चों की जनरली क्या हो जाता है माइंड में कि जो उसके होता है उसकी अंग्रेजी क्या होती है, हिज होती है, यही ना। लेकिन यहां पर जो उसके लिख कर आएगा वहां उसके की अंग्रेजी हिज नहीं होगी, क्या होगी, ही होगी, ये ध्यान देना है। ऐसे ही जैसे उसकी की अंग्रेजी हिज लिख दिया, उसके की अंग्रेजी हिज लिख दिया, तो इस तरह के सेंटेंसों में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के अंदर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहां पर हिज का यूज करें या ही का यूज करें, तो इसको समझना था। अब देखें, यहां भी देख लें, ये तो सारे मैंने प्रोनाउंस लिख दिए हैं, लेकिन नीचे मैंने समझाया है कि जो एक वचन करता होता है, बहुवचन करता होते हैं, ये कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ही होता है, शी होता है, इट होता है, या रीता है, या द बॉय है। तो इन ये सब जितने भी हमने लिखे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब कैसे हैं, एक वचन है, सिंगुलर है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैज का यूज करते हैं। ऐसे ही आई है, वी है, यू है, दे है, या दो से ज्यादा अगर नाम होते हैं तो भी प्लूरल हो जाता है। या ज्यादा बच्चे हैं, लड़के, यहां लड़का था तो एक था, यहां लड़के हो गए, बॉयज हो गया तो ज्यादा हो गए, इसलिए ये बहुवचन हो गया। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब बहुवचन है, तो इनके साथ हैव आता है। और सभी प्रकार के कर्ता, अब चाहे यहाँ पे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, या द बॉयज हो, इन सभी के साथ में अगर सेंटेंस पास्ट में है, सेंटेंस अगर पास्ट में है, तो हमें बगैर कुछ सोचे समझे हैड का यूज कर देना है। तो चलो समझते हैं सेंटेंसों के द्वारा। वाक्य लिखता हूं मैं, उसको देख लेते हैं किस तरह से इसको हल करते हैं। जैसे सबसे पहले ही आया है, अगर हम यहां पे लिख दें उसके पास एक कलम है, या मान लीजिए उसके पास दो कलमें हैं। दोनों चीजें समझना है, एक कलम है या दो कलमें हैं। तो अब यहां पर जो उसके आया हुआ है, तो हमें समझना क्या है कि उसके जो है ये ही का माना उसके देता है। ही से वह भी हो जाता है, उसे भी हो जाता है, और उसके भी हो जाता है। अब देखो कैसे होता है, जैसे वह एक कलम रखता है, जैसा कि मैंने बताया कि रखना के भी ये माना देता है। तो वह एक कलम रखता है, या उसके पास एक कलम है, या उसे एक कलम है। ये तीनों सेंटेंस जो होंगे सेम इनकी इंग्लिश बनेगी। जैसे ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। अब मैंने जो दो कलमे लिखा है, इसका लिखने का मेरा एक मकसद था कि होता क्या है कि बच्चे क्या देखते हैं कि जो नाउन्स यहाँ पे आई हैं, जैसे नाउन आई है कलम, तो यहाँ पर एक कलम है, तो बच्चे क्या करते हैं पता है कि जहाँ एक कलम उन्होंने देखा वहाँ पे हैज लगा दिया, जहाँ पे दो कलमें देखा उन्होंने हैव लगा दिया, तो यहाँ भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जो दो कलमें हैं वो टू पेन्स है, उससे ये जो नाउन्स प्लूरल हो जाती हैं, तो इस इन प्लूरल नाउन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हैज, हैव और जो हैड होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। तो यहां पर ए पेन की जगह हम लोग क्या कर देंगे, टू पेन्स कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे ही हैज टू पेन्स, क्लियर हो गया ये सेंटेंस, समझ रहे हैं। तो अब इस तरह के सेंटेंस हो गई। अब इसी में देखेंगे, अगर ये तो असर्टिव सेंटेंस है, मीन्स मतलब पॉजिटिव में है, अगर ये नेगेटिव में होता तो क्या करते, नेगेटिव में होता तो नेगेटिव के लिए हम नहीं के लिए जानते हैं आप नॉट लगाते हैं, बस इसे क्या करते, ही हैज नॉट अ पेन या टू पेन्स।
इसी में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, जैसे क्या उसके पास 2 कलमें हैं, क्वेश्चन मार्क, तो हो जाता हैज ही 2 पेन्स। वही अंदर जो आई है वर्ब हैज, हैव, हैड जो वर्ब है जो अंदर आती है ना, यहां पर उसको क्या करते हैं हम, क्या की जगह पर, क्या के स्थान पर प्लेस कर देते हैं और वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखें, इस तरह से हमने समझा एक प्रोनाउन के बारे में। ऐसे ही शी के बारे में भी है, इट के बारे में भी है। अब आई का सेंटेंस देखते हैं कि जब प्रोनाउन आई आ जाए उसके साथ में हम किस तरह का व्यवहार करते हैं। जैसे लिखा है, मेरे पास सोना है, मेरे पास सोना है, या ये लिखा हो मुझे सोना है, या मैं सोना रखता हूं। ये तीनों सेंटेंस बच्चों सेम सेंटेंस है। यहां सोना से मतलब स्लीप से नहीं है, यहां सोने से मतलब गोल्ड से है। तो देखें, आई आ गया, मेरे की अंग्रेजी जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे आई माने मैं भी होता, मुझे भी होता और मेरे पास भी होता है। तो ये मेरे की अंग्रेजी आई कब लिखेंगे, इसको, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे हैं अभी, है ना। तो मेरे के साथ में जब भी कभी पास आ जाए, क्या आ जाए, पास आ जाए, तो पास आने के लिए हम लोग हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। तो हमने देखा कि आई जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैव का यूज करते हैं, तो आई हैव हो गया। और सोना की अंग्रेजी होती है गोल्ड। ये तीनों सेंटेंस की इंग्लिश एक ही बनेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस कर देते, आई हैव नॉट गोल्ड, इंट्रोगेटिव अगर बनाना था तो हैव आई गोल्ड हो गया। इट इज वेरी सिंपल। देखें, आई के बारे में समझा, तो आई के बारे में समझने का मतलब हो गया कि हमने वी के बारे में भी समझ लिया, यू के बारे में भी समझ लिया, दे के बारे में भी समझ लिया, रीता एंड गीता के बारे में समझ लिया और द बॉयज के बारे में भी समझ लिया। क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट में हैव, हैज, हैव का यूज किया जाता है। अब देखें, इसी में एक सेंटेंस और देख लें। एक होता है क्वेश्चन मार्क वाई, WH क्वेश्चन मार्क वाला। जैसे तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं, कितनी कलमें हैं, क्वेश्चन मार्क। अब कितनी जो होता है वो दो तरह की कितनी होता है। कितनी जो शब्द है, जो वर्ड है, ये दो तरह का माना पूछता है। एक तो माना होता है कि सामने वाले से कौन सी चीज पूछी जा रही है, काउंटेबल नाउन के बारे में या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो अगर काउंटेबल नाउन है, जैसे पेन है, बोतल है, कुर्सी है, मेजें हैं, लड़के हैं, ये सब क्या है, ये काउंटेबल नाउन होती है। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पूछा जाए, जैसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितना पानी है, तुम्हारे पास कितना दूध है, तुम्हारे पास कितना तेल है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो कितने की दो मीनिंग होती है। सबसे पहले आपको समझना है हाउ मैनी, और सेकेंड होती है हाउ मच। तो जो हाउ मैनी होता है ये काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है यूज, काउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मच जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहां पे जो लड़के हैं, कलमे हैं, ये कलमे कैसी हैं, कलमे आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, सोचे बताएं, कमेंट करें। कलमे गिनी जा सकती हैं, वो 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, कलमे गिन सकते हैं, गिनी जा सकती हैं। इसलिए हम इसको काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखेंगे। और अगर यहीं पर हम लोग पूछते पानी, दूध, चाय, तो यानी कि जिन चीजों को तौला या मापा जाता हो वो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, और जिन चीजों को गिना जा सकता हो वो काउंटेबल नाउन्स होती हैं। तो अब यहां पर हमें समझ में आ गया कि ये कलमें गिनी जा सकने वाली हैं, इसलिए हम कितनी की अंग्रेजी में हाउ मैनी का यूज करेंगे, हाउ मच का यूज नहीं करेंगे। तो देखें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे क्या तो आया नहीं है, तो यहां पे है पहले लिख नहीं सकते। अब यहां आया है कितनी,
तो कितनी के लिए इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना होगी हाउ मैनी। क्या लिखना होगा? अब देखें ये जो वर्ड आते हैं इनके बाद जो भी नाउन लिखी होती है ये साथ में ही आती है। ये क्या करते हैं, इनको हम साथ में ही लिखते हैं। तो हाउ मैनी पेन्स। अब देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम्हारे पास। तो हमने यहां पे देखा यू माने होता है तुम्हारे पास, तुम्हें या तुम। और इसके बाद दूसरा चार्ट देखा कि यू के साथ में आता क्या है, हैव आता है। हमें पता चल गया कि यू के साथ में हैव आता है। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम पहले लगाएंगे हैव यू। ये सेंटेंस आपका क्लियर कंप्लीट हो गया। हाउ मैनी पेन्स हैव यू। हाउ मैनी पेन्स हैव यू, तुम्हारे पास कितनी कलमें। हाउ मैनी चेयर्स हैव यू, तुम्हारे पास कितनी कुर्सियां हैं। हाउ मैनी टेबल्स हैव यू, तुम्हारे पास कितनी मेजें हैं। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना बनाकर प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी आप हैज हैव हैड के यूज सीख जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं हैड का यूज। तो जिस तरह से आपने हैज और हैव का यूज समझ लिया है, मुझे उम्मीद है कि हैड के यूज में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे ज्यादा वो आसान है और उस पर आपको ये नहीं देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अब होता क्या है, इन सेंटेंसों के बाद जो हमने प्रेजेंट के सेंटेंस पढ़े उसमें क्या था कि वाक्य के अंत में है होता है ना। तो जब है होगा तभी तो प्रेजेंट होगा, और अगर वाक्य के अंत में था आ गया तो वो पास्ट का हो जाता है। जैसे उसके पास एक फ्रॉक थी, है ना। ये सेंटेंस लिखने का एक मकसद हो रहा है हमारा। उसके दो तरह से होते हैं, उसके एक होता है मैस्कुलाइन जेंडर, एक होता है फेमिनाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर होता है पुल्लिंग के लिए और फेमिनाइन जेंडर होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो सेंटेंस जब लिखा होता है, जब वाक्य लिखा होता है, तो वाक्य को पढ़ते समय हमें ये पता चल जाता है कि हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। तो फ्रॉक जो है, फ्रॉक किसके पास हो सकती है, तो फ्रॉक हो सकती है किसके पास, फेमिनाइन जेंडर के पास। तो जब फेमिनाइन जेंडर होगा तब उसके अंग्रेजी हम ही का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। सी माने उसके पास। अब देखें यहां पे आया थी, पास लिखा है और थी आया है। जब पास और थी होता है तब हम लगाते हैं हैड। क्या लगाते हैं, हैड लगा देते हैं। तब हैज और हैव का यूज नहीं करते, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस पास्ट में है। तो शी हैड अ फ्रॉक, ठीक है, शी हैड अ फ्रॉक। अब इसी को अगर हम नेगेटिव बना दें तो हो जाएगा शी हैड नॉट अ फ्रॉक। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव बना दें तो क्या हो जाएगा, हैड शी अ फ्रॉक। समझ में आया बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन मार्क। इसी को अगर हम हाउ मैनी वाला बना दें तो हाउ मैनी फ्रॉक्स, हाउ मैनी फ्रॉक। अब यहां भी मैनी है तो फ्रॉक्स हो जाए, कितनी फ्रॉकें हैं, हाउ मैनी फ्रॉक्स हैड शी। तो हाउ मेनी फ्रॉक्स हैड शी, उसके पास कितनी फ्रॉकें हैं। तो ये सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। तो आज हमने देखा, अभी हमने देखा है कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा वो क्लियर हो चुका है लगभग, और हमने इसके बारे में पूरा समझ लिया है कि ही के माने क्या होता है, शी माने क्या होता है, इट माने क्या होता है, आई माने क्या होता है, वी माने क्या होता है, यू माने क्या क्या होता है और दे माने क्या क्या होता है। और इन प्रोनाउंस में कौन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, कौन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों सेकंड कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पे देखेंगे कि परफेक्ट टेंस के रूप में हम लोग हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। पढ़ चुके होंगे, टेंस आपने जरूर पढ़े होंगे, वहां पे भी आपने हैज, हैव, हैड का यूज देखा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस
हैज, हैव, हैड प्लस वी की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड कह दीजिए या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस तरह के सेंटेंस जब आ जाते हैं कि वो परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होगा या पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होगा। तो देखें किस तरह से सेंटेंस होता है। जैसे रीता पत्र पढ़ चुकी है, तो रीता, अब रीता एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, हैज रीड अ लेटर। ठीक है, तो रीता हैज रीड अ लेटर, रीता पत्र पढ़ चुकी है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड रेड रीड होती है। अब इसी में अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, ये प्रेजेंट में था, अगर हम पास्ट में देखें, तुम मैच खेल चुके थे। ठीक है, तो यू हैड प्लेड द मैच। यहां पे हैड का यूज मिला आपको देखने को, यहां पे हैज का यूज मिला देखने को। ये प्रेजेंट में था और ये पास्ट में था। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से अब इसी को अगर हम नेगेटिव बना देते तो हो जाता रीता हैज नॉट रीड अ लेटर, और यहां पे हो जाता है यू हैड नॉट प्लेड द मैच। इसी को इंटरोगेटिव बनाने में हैज को हम लोग पहले लेंगे, रीड अ लेटर क्वेश्चन मार्क, और यहां पे हैड यू प्लेड द मैच। इस तरह से आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से सेंटेंस बनाइए, अपनी तरफ से हजारों हजार सेंटेंस बनाइए और आगे इसको एक्सरसाइज करते रहिए, सीखते रहिए। आगे चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इसी में बहुत सारे सेंटेंस आप बना लेंगे। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हैज हैव हैड का यूज जो है परफेक्ट टेंस के रूप में भी करते हैं। तो ये हमारा है थर्ड कॉन्सेप्ट। और थर्ड कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो से क्या मतलब होता है, जब किसी काम को करने की आपके लिए मजबूरी हो कि आपको करना ही करना है, तब हम लोग उसमें हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैज टू, हैव टू, हैड टू में से कोई एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे रीता को कपड़े धोने पड़ते हैं। अब ये क्या, ये मजबूरी यहां पे दर्शाया गया है। जो देख रहे हैं हम लोग, रीता को कपड़े धोने पड़ते हैं यानी कि मजबूरी है उसकी कि उसको कपड़े धोना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रीता हैज टू, क्या हो गया, रीता हैज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है धोना, तो हैज टू वॉश, हैज टू वॉश, और क्या धोना, द क्लॉथ्स। रीता को कपड़े धोने पड़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा हैज और हैव वाला। हैव वाला देखें, जैसे तुम्हें पाठ याद करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, यू हैव टू लर्न द लेसन। ये इसमें हैज टू का यूज हो गया, इसमें हैव टू का यूज हो गया। अब देखेंगे हैड का यूज। जैसे उसे दूध पीना पड़ा
या पढ़ता था। ठीक है, तो ही माने वह या उसे पढ़ता था, है ना। तो अब पढ़ता था मजबूरी है तो क्या कर देंगे, हैड टू ड्रिंक मिल्क। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जब पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो आदि आता है तो इस तरह के सेंटेंसों में हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। ये कब करते हैं, जब हमें किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर मजबूरी हो तो हमें वो काम करना ही करना है, इसलिए हम लोग वहां पे हैज टू, हैव टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट होगा उसमें देखेंगे हम लोग, जैसे फोर्थ कॉन्सेप्ट में क्या लेके आए हैं, फोर्थ कॉन्सेप्ट, इसमें हैज, हैव और हैड का जो यूज होगा वो पैसिव वॉइस के रूप में होगा। है ना, किसके रूप में होगा, पैसिव वॉइस के रूप में होगा। और उसके साथ लगेगा बीन, क्या लगेगा, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। देखें, तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, तुम्हें पढ़ाया जा चुका है। हिंदी देखें इसकी, तुम्हें पढ़ाया जा चुका है या तुम्हें पढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहां पर जो पढ़ाने वाला है, ये पढ़ाने वाला जो है ये गायब है, हाइड है, छिपा हुआ है, मालूम नहीं है कि किसने पढ़ाया, लेकिन किसको पढ़ाया गया, तुम्हें पढ़ाया गया है, तो पढ़ाने वाला नहीं है, है ना, तो सब्जेक्ट है नहीं है। लेकिन हम लोग इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे और इसको जो तुम्हें, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, यू। अब हो जाएगा हैव बीन, और वर्ब की आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, आपको पता होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टॉट, यू हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा चुका है या तुम्हें पढ़ाया गया है। मुझे पीटा गया है, आई हैव बीन बीटन, आई हैव बीन बीटन। कुर्सी तोड़ी गई है, द चेयर हैज बीन ब्रोकन। फूल तोड़ा गया था, द फ्लावर हैड बीन प्लक्ड। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का प्रयोग ऐसे सेंटेंसों में किया जाता है। तो ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट था, जिस पे हमने पैसिव वॉइस के थ्रू हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज सीखा। अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो ये है हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट, और इस फिफ्थ कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि मॉडल वर्ब के साथ में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग और हैव का यूज हो उस पे, जैसे यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अब ये सेंटेंस देखें, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। तो यहां पर क्या है कि अब यहां पर आप चाहो शुड की जगह यहां पर आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, आउट का भी यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसों में कि जहां पर मॉडल वर्ब भी आई हो और हैव का प्रयोग हुआ हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ हो,
तो इस तरह के सेंटेंसों में हम मॉडल वर्ब के साथ में हैव का यूज करते हैं। तो ये था हमारा 5वां कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखेंगे हमारा 6वां कॉन्सेप्ट। देखते हैं 6 नंबर पे क्या मिलता है। 6 में देखेंगे 6 कॉन्सेप्ट जो हमारा है, इस पे हम खाना और पीना, या खाने पीने के ताल्लुक से जो सेंटेंस आते हैं वहां पर भी हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो ये है हमारा 6th कॉन्सेप्ट। और 6th कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि खाना पीना के ताल्लुक से, इस ताल्लुक से भी हम लोग हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। जैसे आई हैव माई लंच, मैंने अपना खाना खाया। ही हैज हिज वाटर, उसने अपना पानी पिया। या यू हैड योर ब्रेकफास्ट, उसने अपना नाश्ता किया। तो ये प्रेजेंट में था और ये पास्ट में था, ये पास्ट में। तो खाने पीने के ताल्लुक से भी अगर सेंटेंस आते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये हैज, हैव, है जो है ये वर्ब के रूप में आया हुआ है, जिसका मतलब होता है खाना पीना। तो इस तरह से हमने 6वां इसका कॉन्सेप्ट देख लिया है, आपके समझ में जरूर आया होगा। अब देखते हैं इसके आगे, इसका अगला सेंटेंस। तो अगला कॉन्सेप्ट, इसमें इज, आर, एम के साथ हैविंग का प्रयोग कर हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई एम हैविंग माई लंच, यू आर हैविंग योर लंच, शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट। यहां पर केवल हैविंग ही आएगा, हैजिंग या हैडिंग नहीं होगा, इसका ध्यान देना है। यहां पर जो इज, आर, एम आए हैं ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार आए हैं, और बाकी हैविंग का यूज हुआ है खाने से। इससे पहले भी आपने जो हमारा 6वां कॉन्सेप्ट था वहां पर भी खाने पीने के ताल्लुक से था। उसका स्ट्रक्चर था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज, हैव, हैड आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे, नाउन आएगा। तो इस तरह से आज हमने हैव के 7 कॉन्सेप्ट को देखा है। उम्मीद है कि जरूर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। इसके अलावा शायद कोई बचा हो, अगर कुछ होता है तो मैं आगे जरूर बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते रहें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।